फिर 11th में मेरे को कोचिंग के लिए मैं सीकर गई, तो मैंने फाउंडेशन कोर्स चूज़ किया था। तो इसमें ये रहता है कि फाउंडेशन कोर्स बहुत अच्छा रहता है, आपका एक नींव बनी जाती है उससे। अब मेरे साथ ये दिक्कत थी कि जो क्वेश्चंस वगैरह मेरे को मैक्सिमम करने थे, टेस्ट वगैरह मैक्सिमम करने थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीपल पार पढ़ो, मतलब रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक लेसन पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है, उसके लिए आपने 10 किताबें पढ़ ली है। ऐसा था कि मेरे पापा की ड्यूटी खेतड़ी थी, हम झुंझुनू रहते थे, खेतड़ी बागौर, तो वो मेरे को मोबाइल पे भी पढ़ा देते थे, तो मैं पढ़ती थी छोटी सी सिर्फ। पापा खुद यहाँ सीख कर आके ना काफ़ी जांच पड़ताल करके गए थे कोचिंग के बारे में, बच्चों से पूछ के गए थे। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस, एलडीसी, सीईटी की करें तैयारी। फ्लीकी एजुकेशन के साथ ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम जी, मैं खुशबू जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं जाए की बात करना चाह रही हूँ कि भाई जो नीट एग्जाम जो क्लियर करी ही 2021 में, और अभी फिलहाल ये जोधपुर का अंदर अपनी MBBS है वह करन लाग रही। आपको नाम है बुसरा जी और ये अपने झुंझुनू का ही, और फिलहाल ये जोधपुर में ही, तो मैं जोधपुर है वह पहुंचे। हाँ, तो बुसरा जी बातचीत करांगा कि भाई ये जो नीट की एग्जाम दही, नीट कैसे क्लियर कर पाया, कड़िया ये पढ़ाई लिखाई करी ही, माता पिता को कतों के सपोर्ट कौन सी कोचिंग आने मिली ही, और भी का साथ साथ में ही अभी फिलहाल के माहौल ने मिल रहा है, सारी बातें ही आपा करांगा और सारी जानकारी है बा प्राप्त हूँ करांगा। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। यो वीडियो में बात करूँ तो हर एक माता पिता तक जो अपना बच्चा नीट की एग्जाम की तैयारी है बा करवाना चाहूँगी, जो डॉक्टर बनाना चाहूँगी, और कई बच्चा का सपना है जो भाई मैं हमारे बच्चा ने डॉक्टर बनाना चाहूँ। हाँ, तो आपको वीडियो है वो थे जरूर देखियो, बहुत कुछ थाने सीखने मिलेगा। अभी मेरे साथ में बुसरा जी से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि काफी बच्चा ही आपको बहुत कुछ सीखेगा, क्योंकि एक बच्चों दूसरा का द्वारा ही सीखा है कि भाई ये की तरीका तैयारी कराया करता, कड़ेसी के पढ़ा हा, लिखा हा, और कई यहाँ अपना अपने एक लाइक बनाए हो कि हाँ मैं डॉक्टर बन सकूँ, नीट के एग्जाम में बाद दे सकूँ, कितनी ये पढ़ाई कराया करता। नमस्ते, मेरा नाम बुशरा, मैं झुंझुनू से हूँ। मेरे पापा का नाम मोहम्मद सलीम है, वो सरकारी अध्यापक है गणित विषय के। मैं छोटी सी थी तभी से मेरा सपना था कि डॉक्टर बनना था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्कूल से कोचिंग वगैरह सिलेक्ट की है, और सब्जेक्ट 11th में साइंस मैंने चूज़ किया था। उसमें स्कूलिंग तो मैंने झुंझुनू से ही की थी, 8th तक एक गर्ल्स स्कूल में थी, फिर 9th-10th में हायर स्कूल की, फिर 11th में मेरे को कोचिंग के लिए मैं सीकर गई, तो मैंने फाउंडेशन कोर्स चूज़ किया था। तो इसमें ये रहता है कि फाउंडेशन कोर्स बहुत अच्छा रहता है, आपका एक नींव बनी जाती है उससे। फिर 12th मतलब मोस्टली हो भी जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं रहती, तो 1 साल के अंदर मतलब आपका एज का कोई ज़्यादा डिफरेंस, आपका एज का कोई गैप नहीं रह जाता। तो विद 12th मेरा 572 मार्क्स था, फिर मैंने 1 साल और तैयार की तो वो 680 तक पहुंचा। तो वो फाउंडेशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ, वरना नॉर्मली 12th के बाद 2-3 साल नॉर्मल हो जाती है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, 1-2 साल तो लग ही जाती है मेरा भी। फिर एज में मेरे ज़्यादा दिक्कत नहीं, तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि मतलब नींव अच्छी बन जाती है, मेरे को ज़्यादा जोड़ नहीं आया उसके बाद में। बिल्कुल मैम, आप शुरुआत तो बात करांगा, तो जरी जो तारी पढ़ाई लिखाई है बा स्कूलिंग जहाँ झुंझुनू से हुई, क्योंकि शुरुआत कोई भी चीज है को बेस बना के चलना पड़ा है। तो बचपन में माता पिता के सपनों देखा करता और थारो के सपनों हो? मेरे पापा, मैं स्कूल में पढ़ती थी, उससे ज़्यादा मेरे को मेरे पापा घर पे पढ़ाते थे। मेरे बेस्ट टीचर भी मेरे पेरेंट्स ही हुआ करते थे, मेरे पापा, जो कि मेरे को वो अपने ड्यूटी से आकर मतलब पढ़ाते थे। ऐसा था कि मेरे पापा की ड्यूटी खेतड़ी थी, हम झुंझुनू रहते थे, खेतड़ी बागौर, तो वो मेरे को मोबाइल पे भी पढ़ा देते थे, तो मैं पढ़ती थी छोटी सी सिर्फ, है ना। तो उसमें मेरी इतनी दिक्कत नहीं रहती, जैसे जो मेन सब्जेक्ट, लगभग सभी सब्जेक्ट मेरे को पापा पढ़ाते थे। पिताजी तो मैथ का टीचर है ना? तो वो मैथ के टीचर हैं, बट वो 10th तक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को मैथ, साइंस, हिंदी सब कुछ पढ़ाते थे, इंग्लिश भी पढ़ा देते थे। मैथ साइंस तो नॉर्मली पढ़ाते ही थे। तो उसके लिए कि मेरे को स्टार्टिंग से मेरे को पापा को पता था कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, सब मेरी जो कमजोरियाँ थी उनको पता थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको क्लियर किए करते जाते थे। इसी तरह मेरे को नीट में भी पापा ने काफ़ी हेल्प की है। तो उसमें कोचिंग्स में टेस्ट वगैरह होते थे, तो उसका एनालिसिस करवाना और पॉइंट्स को क्लियर करवाना, पॉइंट आउट करवाना, एक योजना होती है, अपन को कोई भी तैयारी करनी होती तो एक माइक्रो और मेगा करके मेरे को पापा योजना बनवाते थे। तो उसमें आपको जो भी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पूरे दिन पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, आपके टॉपिक्स कौन से वीक हैं, तो उसके आपके पास एक अच्छे से ब्यौरा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं
रोज़ मैं डायरी तो मिलती है, डायरी नहीं तो भी कोई नॉर्मल नोटबुक आप काम में ले सकते हैं, तो उसमें मैं सुबह से लेकर शाम तक का लिखती थी, फिर उसको मैं साइन भी करवाती थी, चेक भी करवाती थी। तो आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई भी, जैसे आप पढ़ ही रहे हैं बच्चे, तो उसमें आपको मतलब एक पता होना चाहिए कि इसके बाद में क्या करना है, तो योजना से करेंगे तभी अपना रिजल्ट आ पाता है। तो थारा पिताजी मैथ का टीचर है, तो कभी यहाँ कौन बोला कि भाई मेरे बेटा ने इंजीनियरिंग बनाओ ना या ना ना, कुछ? मैथ और साइंस में इतना डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैथ के जो टीचर है वो अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियर बनाए, डॉक्टर भी बना सकते हैं। वो भी तो मैथ और साइंस में इतना डिफरेंस आप नहीं कर सकते। साइंस में लेने के बाद में मैथ आता है, तो उसमें बायो ले लो या फिर मैथ ले लो, उसमें क्या इतना डिफरेंस नहीं है। वो भी मम्मी पापा भी चाहते थे और बचपन से मैं भी चाहती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो और कुछ चाहते हैं और मैं कुछ चाहती हूँ। माता जी तो थारा हाउस हाउस वाइफ, हाँ हाँ। जब आप बात करा तो जब 11वीं 12वीं में बच्चों आवा है, 10th के अंदर ही वो कठिना खड़े सोचे लग जाए कि हमने के करना है, तो बी टाइम पर 10th 11 और 12th की थोड़ी सी जर्नी है, बात ही बता सको। 10th में जैसे मार्क्स मेरे 94% थे, वो अच्छे थे। मतलब मेरे पापा बोलते थे बेटा 90 से अबो सारे अच्छे हैं, मतलब और भी अच्छे हैं, मतलब 90 से अबो मेरे हर बार आए हैं स्कूलिंग में। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को पहले तो सोच तो रखा ही था। फिर उसके बाद में कोचिंग सिलेक्ट करनी थी, तो कोचिंग सिलेक्ट मेरे को तो कोई जोड़ नहीं आया, क्योंकि मेरे पापा हैं, उनके साथ के जो टीचर्स हैं उनसे भी पापा ने सूचना ली थी। पापा खुद यहाँ सीकर आके ना काफ़ी जाँच पड़ताल करके गए थे कोचिंग के बारे में, बच्चों से पूछ के गए थे, और टीचर से, बच्चों के पेरेंट्स से काफ़ी बहुत कुछ उन्होंने खोजा था कि कोचिंग्स के बारे में। फिर उसके बाद मैं चूज़ की थी GCI को। अभी के बाद में आप बात करा तो थे 11th 12th में थारू बेस है, वो बहुत बनाना जरूरी है, तो वो कैसी थे बना के रखता, कैसी के पढ़ाई है बात ही करया करता? 11th 12th में वैसे मेरा इतना बहुत ज़्यादा मतलब मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी 11th 12th में। उसमें स्टार्टिंग में मेरे को ऐसे लगता था कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग के 11th में टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप वो सारे लगभग याद करने के होते हैं। ऐसे लगता है कि एक बार अपने चीज़ें याद नहीं हो रही, बट उसमें ये होता है कि अपन टेस्ट देते हैं, तो कि हमारी कोचिंग थी GCI में, तो टेस्ट का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि पहले तो लगता है कि चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, बट उसके बाद में से वो आप टाइम के साथ ऐसा लगता है कि इतने टेस्ट दे दिए हैं, आप तो चीज़ें याद हो ही जाती हैं। एग्जाम तक आते आते चीज़ें याद हो जाती हैं, उसमें डरने की बात नहीं है इतना। जो नीट के बारे में थे सोचो, तो अभी के बाद में एक बहुत ही अच्छी भाई कोचिंग की जरूरत हो कर है कि भाई कोचिंग में आप जावा और एक अच्छी पढ़ाई है, एक अच्छी क्लास है। भाई कौन सी कोचिंग में थे गया? गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट। 11th भी वहीं से की, 12th भी वहीं से की, फिर 12th के बाद में 1 साल भी मैं वहीं रही, मैंने चेंज नहीं की कोचिंग। पापा बोले बेटा एक कोचिंग में चले गए, आपको सारी चीज़ें अच्छी दे रही है, आपकी कुछ कमियों की वजह से आपका रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब ये थोड़ी कोचिंग चेंज कर दें। तो मैंने वहीं से, क्योंकि नई कोचिंग में जाना मतलब आपको पूरा सब कुछ नया नया हो जाता है, कुछ महीने तो वहाँ एडजस्ट होने में लग जाते हैं, फिर उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैंने 3 साल गुरु कृपा से ही ज्वाइन किया। देखा तो जो बच्चा देखन लाग रही वह बच्चन थे के कुछ कहना चाहो नीट के बारे में थोड़ा सा बताओ, और नीट की एग्जाम दे तो भी के लिए कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है? आप नीट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी मतलब कमियां क्या हैं, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें लेके पढ़ रहे हो। हमारे सर ऐसे बोलते थे कि आप जितना पढ़ रहे हो ना उसको मल्टीपल बार पढ़ो, मतलब रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक लेसन पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है, उसके लिए आपने 10 किताबें पढ़ ली है, ऐसे नहीं। एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़ने के लिए बोलते थे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिविज़न मैक्सिमम करना होता है। तो आप जो टेस्ट सीरीज़ है ना उनको किसी को भी मिस नहीं करना, कोई भी क्लास को मिस नहीं करना। एक भी क्लास मिस कर दी तो अपन को लगता है कि अपन खुद से पढ़ लेंगे, बट खुद से नहीं पढ़ पाते। जितना टीचर पढ़ाते हैं उतना अच्छा हम खुद से नहीं पढ़ पाते, तो क्लास और चैप्टर को मिस करना अच्छा नहीं है। कोचिंग की ज़रूरत इसीलिए होती है, जैसे हमारी कोचिंग है उसमें काफ़ी अच्छा बहुत बच्चे हैं, तो उसमें आपको रैंक सिस्टम मिलता है, आपकी रैंक लगाई जाती है, तो आपको उससे मोटिवेशन मिलता है कि रैंक से कि फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, कितना नीचे है अपन, कितना और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और भैया थारे रैंक कौन से आई? वैसे मेरे 934 ऑल इंडिया रैंक। कोचिंग में होता है कि हमारी कोचिंग थी तो उसमें टेस्ट सिस्टम मतलब काफ़ी अच्छा था। लास्ट तक हम टेस्ट देते थे, में जो क्वेश्चंस होते थे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते थे, कॉपी में जो लिखवाए होते थे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते थे। कोचिंग की से मॉड्यूल्स वगैरह मिलती है, उसमें पीछे एक्सरसाइज होती है। आप ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी उठा के हर कैसे क्वेश्चन करने लगे, हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने होते हैं जिसके जैसे अपने एग्जाम में आते हैं। हमारे तो ऐसा था कि जो एग्जाम का पेपर था वो बिल्कुल भी नया नहीं लगा था, एकदम ऐसा लगा था कि ऐसे पेपर तो काफ़ी दिए हैं। कोचिंग मतलब पेपर इतना अच्छा बनाती थी कि उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। एग्जाम का पेपर ऐसा लगता था कि इसमें से 50 से भी ज़्यादा % क्वेश्चन तो अपने
आपने देखे हुए हैं, उससे फ़र्क होता है। और जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनमें आपको ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोचिंग में जाते हो तो हमारी कोचिंग में थोड़े थोड़े टाइम पे सेमिनार वगैरह होते थे। क्लास में टीचर है वो एकदम फ्रेंडली होके बात करते थे, तो आपको डिप्रेशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। और जो पढ़ाई है वो खुद को तो कुछ सिर्फ पढ़ना होता है और कुछ नहीं करना होता। कोचिंग की तरफ से आप शेड्यूल मिलता है। गुरु कृपा कोचिंग में था माहौल है वो किसी को मिला? कोचिंग में माहौल मतलब बहुत ही अच्छा था। मैं हॉस्टल में तो नहीं रही, मैं मम्मी पापा के साथ ही रहती, पर कोचिंग का माहौल काफ़ी अच्छा था। जैसे डाउट, सबसे बड़ी बात होती है बच्चों के लिए डाउट्स को क्लियर करना, तो डाउट्स क्लियर करने के लिए हमें फैकल्टी मिलती थी। ऐसे नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, फैकल्टी मिलती थी हमें। जो क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो टीचर्स भी मिलते थे डाउट काउंटर पे, तो डाउट्स क्लियर हो जाता है। तो फिर ऐसे दिमाग शांत सा रहता है कि हाँ ये क्लियर हो गया, अब ये भी आता है, अब ऐसे झंझट नहीं है कोई चीज़ का। और टॉपिक्स भी इस तरीके से पढ़ाते थे कि बच्चों को समझ में आए, ऐसे नहीं कि मतलब लेक्चर सा देख के निकल रहे हैं, मतलब हमें समझ में आते थे, उस तरीके से पढ़ाया जाता था। मतलब कि बच्चा का समझ में आ रहा है कि टीचर है वो पढ़ाए जा रहा है कि मतलब ये कोई थोड़ा फ्रेंडली भी होना पड़ा है। हाँ। अभी जो थे कोचिंग थे चूज करी ही जहाँ 11वीं क्लास में ही थे चला गया हा, तो थान क्या लगे कि ये ठीक है? जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा लगभग 1 महीने पहले उस कोचिंग से ढूंढने गए थे, तो कोचिंग में एक तो सिलेक्शन रेट काफ़ी हाई था, उसका परसेंटेज। अब उन कोचिंग में ऐसे नहीं है कि भीड़ भी ज़्यादा है फिर उसमें सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन का परसेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन कोई भी नई चीज़ को देख सकते हैं। तो उसमें हमारी कोचिंग का सिलेक्शन का जो परसेंट है वो काफ़ी अच्छा है, सीकर में एक काफ़ी अच्छा परसेंट रखता है वो। और उसमें मेरे साथ ये दिक्कत थी कि जो क्वेश्चंस वगैरह मेरे को मैक्सिमम करने थे, टेस्ट वगैरह मैक्सिमम करने थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो पापा ने देखा था कि यहाँ पर जो रिव्यूज़ लिए थे मेरे पेरेंट्स ने यहाँ के लगभग 1 महीने पहले व्यूज़ लिए थे, तो उसमें बच्चे मतलब खुश थे। जो आसपास के जो बच्चे थे, पापा बोले कि पेरेंट्स से देखने हैं, सीआईएन थे मतलब मेरे से पहले, वो अच्छे व्यूज़ दे रहे थे उसके बारे में। और हॉस्टल वगैरह का भी पूछा था, वैसे रहना नहीं था, पर बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं। जीसीआई के हॉस्टल काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर हमें रहने के लिए एक माहौल चाहिए, शांत माहौल चाहिए रहने, और खाना चाहिए नॉर्मली बच्चे को, तो खाना भी अच्छा है और माहौल तो अकॉर्डिंगली होता है। लाइब्रेरी वगैरह है, अपन को एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा रूम्स वगैरह मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। जै कि आप मैम बात करा कोचिंग के बारे में तो बहुत कुछ बता दी। अपनी जो फैमिली है बा थारी फैमिली कितनी के खुश हुई जब थे नीट में थारो सिलेक्शन हो कि तो के जहाँ सपोर्ट तो बाको हमेशा ही हो जाए। थारा पिताजी भाई एक स्कूल में भी बस सारी छानबीन रखता कि कौन सी स्कूल में डालनी है, कहीं पढ़ानो है। फोन ना को ऊपर थान पढ़ाया करता, खेतड़ी रह की भी भाई दूर रहता तो ही फोन को ऊपर पढ़ाता। तो परिवार में के खुशी हिर के माहौल मिलो था? बहुत ज़्यादा खुशी थी। मेरा जैसे रात को रिजल्ट आया था, रात को हमने पटाखे वगैरह काफ़ी देर तक पटाखे फोड़े थे, मिठाइयाँ वगैरह। दूसरे दिन फ़ोन पे फ़ोन आने लगे थे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, मतलब ऐसे बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खुशी थी। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं मुबारक है, मुबारक हो, मुबारक है, मतलब वो बहुत ही अच्छा लगता है। जै कि आप बात करा तो जो बच्चन थे ये कुछ कहना चाहोगा कि भाई पढ़ाई बन की तरीका कैसे के करनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी बार बच्चे हैं वही कि भाई पूरा दिन भर पढ़ाई करता रही आए, थोड़ी है कि भाई सुबह लेके शाम तक रात तक पढ़ाई करो, एक आगे पीछे की सारी चीज़ें माहौल भी देखे जाए। जैसे सबसे पहले अपने को गोल डिसाइड करना होता है, उस गोल के अकॉर्डिंग काम करना होता है। आपको पता होना चाहिए मेरा ये गोल है, आपने फिर देख लिया कि एक दिन के जैसे गोल ले लिया, तो ऐसे नहीं कि बड़ा सा गोल सोच के महीने 2 महीने की आपने एक साथ योजना, ऐसे नहीं। पूरे दिन में आपने देख लिया कि आज का इतना दिन है, इसमें मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये सोच लिया कि ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो वो टॉपिक रात तक कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए आप टाइम निकालो। पूरे दिन आप पढ़ भी नहीं सकते, सिर्फ बोलने की बात है, पूरे दिन आप नहीं पढ़ सकते। उसमें होता है कि आपको सब खुद को फ्रेश करना भी जरूरी होता है। उसके लिए जैसे मतलब मेरे पापा नॉर्मली हम सुबह सुबह घूमने जाते थे, लगभग कुछ किलोमीटर तक पैदल चलना होता है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। पूरे दिन आप डिप्रेस भी फील करेंगे अगर एकदम लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा गैप दे के पढ़ सकते हैं। बीच में 15 मिनट का गैप ले लिया, एक साथ ज़्यादा बड़ा गैप लेंगे तो आप एक पढ़ाई से अलग हो जाएंगे। पढ़ाई से अलग भी नहीं होना है और एकदम पढ़ाई पागल से भी होके नहीं पढ़ना है। तो आप ना जैसे सुबह शाम थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं तो बच्चों थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है, बिना फिजिकल एक्टिविटी के आप एकदम से स्ट्रेस्ड में आ जाएंगे, तो वो पढ़ाई कोई काम की नहीं रह पाएगी आपके लिए। ये पूरा क्रेडिट थे किन देना चाहोगे? पूरा क्रेडिट किसी एक को नहीं दे सकते, बहुत सारे लोग मिलके आपके लिए काम करते हैं। कोचिंग्स हैं, जीसीआई कोचिंग में हमारे सारे टीचर्स हैं, मतलब बहुत से टीचर से पढ़ चुकी हूँ मैं। और पेरेंट्स तो होते ही हैं घर में, मम्मी पापा तो
मम्मी का भी मतलब साथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर जैसे थोड़ा कई बार नंबर कम भी आते हैं तो अपने को एक मोटिवेशन वापस से चाहिए, कोई साथ में होना चाहिए, उसके लिए पेरेंट्स होते हैं। सारे टीचर्स हैं, मतलब अपन सीधे तो कोचिंग में जा नहीं सकते, तो इसमें स्कूल्स के टीचर है, वहाँ के प्रिंसिपल है, फ्रेंड्स है। एक कंट्रीब्यूशन अपन किसी एक को नहीं दे सकते, बहुत बड़ा हम समाज में रह रहे हैं, अकेले नहीं रह रहे हैं। हाँ जैसे कि आप बात करें तो जो नीट एग्जाम दे ही काफ़ी माता पिता यहाँ देखें कि भाई नीट हुआ है डॉक्टर लागे ही, पर बाने थोड़ो पतो को नहीं रहे भी के बारे में, तो थोड़ो सो थे बता सको कि नीट एग्जाम कैसे के लागे है के बना नीट है। के एग्ज़ाम जैसे उसको एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो उसमें ये होता है कि हर साल ही होती है, हर साल होती है। तो उसमें जो सिलेबस है वो मेनली 11th-12th के एनसीईआरटी वही उसका सिलेबस होता है। वैसे बियॉन्ड कुछ भी हो सकता है, मेनली एनसीईआरटी ही उसका सिलेबस होती है। तो 11th-12th का सिलेबस है, तो वो कोई इतना हाई फाई आप पहले से नहीं सोचना कि नीट में बहुत ही बड़ा सिलेबस है, वो बहुत ही है। सिर्फ 11th-12th का सिलेबस होता है, 11th-12th का उसमें सिलेबस होता है, तो आपको वो कंप्लीट करना होता है। नीट में सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसको पूरे को एक साथ, मतलब ऐसे नहीं कि 11th का अलग से कर लिया, एक साल का सिलेबस। स्कूलिंग में क्या होता है कि अपन को एक साल पढ़ना होता है, एक साल का सिलेबस होता है, फिर टेस्ट दे दिया। इसमें से डिफरेंस इतना आ जाता है कि आपको 2 साल का सिलेबस एक साथ कवर करना होता है। उसके लिए मैं जो हमारी कोचिंग है तो उसमें ये था कि 11th में सिलेबस हुआ, फिर टेस्ट साथ साथ हो रहे हैं। फिर 12th में हमारे साथ क्या होता था कि 12th में जो सिलेबस 12th का सिलेबस चल रहा है, पर साथ साथ में 11th के टॉपिक्स का रिवीजन भी होता था, जिससे में क्या होता था कि जो रिवीजन है वो पुरानी चीज़ों का रिवीजन साथ में होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना वो एकदम से दिमाग से गायब हो जाती है। और एग्जाम के 1 महीने पहले आप सब पूरा एक साथ कवर नहीं कर सकते, आपको टॉपिक्स को साथ साथ लेके चलना होता है। तो उसी के मतलब 11th-12th को दोनों को क्लियर करना होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी कोचिंग मिली है, जहाँ पर मेरा हर एक चीज़ को बारीकी से नोट किया गया और मुझे अलग से बताया गया। अलग से मतलब वहाँ हमारी कोचिंग में अलग से हर बच्चे को ऊपर इंडिविजुअल भी ध्यान दिया जाता था, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश थी। मतलब और बच्चों से पूछती तो वो बोलते, कोई तो बोल रहा है कि डाउट क्लियर नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। फिर हम देखते थे कि हमारी कोचिंग में लोग अभी तक कुछ बच्चे अपनी कोचिंग्स की ये करती हैं ना, तो मेरे को हमारी कोचिंग मतलब बहुत ही अच्छी लगी। अभी थोड़ो सो जैसे कि आप बात कर लें तो थारो अभी फिलहाल कटे के नंबर आए वो बता दो। मेरा 934 रैंक थी, 680 नंबर थे, और ओबीसी में 224 मेरी रैंक थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को एम्स जोधपुर में अभी मैं एमबीबीएस कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बुसरा जी कि भाई हमारे लिए थे टाइम है वो निकालो, और बुसरा जी अपनी जो थोड़ी सी जिंदगी का जहाँ की पल ही वह थोड़ा सा बताएंगी, तो बहुत ही अच्छा लगे बुसरा जी मिलकर। बहुत सारी बातें ही वह अपना बताई ही, पढ़ाई के बारे में बताई, तो वीडियो शेयर कर दियो। जितना भी बच्चा ही वह डॉक्टर बनना चाहे ही तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, और साथ साथ में मैंने कमेंट करके जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय राजस्थान।